हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका वापस से स्वागत करता हूं जेई पे जी सीरीज। मैं हूं अर्पित नेमा फ्रॉम ए फेवरेट फील्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो अब हमारा ये जो चैप्टर है इस वीडियो के साथ समाप्ति की ओर पर है। यहाँ पर आपका जो ये वाला चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स है यहाँ पर खत्म होने वाला है। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पहले कवर कर चुकी हैं, ठीक है, जिसमें अपन ने हीट कैपेसिटी के बारे में देखा था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी और भी बहुत सारी चीजें जो है एंथैल्पी वगैरह सब कवर है, ठीक है। तो जिसने ये नहीं देखा है पीछे जाके देख ले, ठीक। बाकी जो है अपन यहां से स्टार्ट करने वाले गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में आज डिस्कशन स्टार्ट होगा। उसके पहले थोड़ा सा देखेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन बहुत इजी जरूर है। ध्यान से देखो क्या बोल रहा था। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट द स्टेट ऑफ एंट्रोपी of the entire universe as an isolated system will always increase over the time। तो कुछ एग्जाम्पल से चलें अपन, ठीक है, इसको अपन अभी समझते हैं। ध्यान से देखते रहना, ठीक है। अब बात है कुछ यूं कि यहां पर एक बीकर है, यहां पर भी एक बीकर है, ठीक है। अब कोई भी जो सब्सटेंस है या फिर केमिकल रिएक्शन है या फिर एटम है या फिर मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब अगर उसकी अंदर एनर्जी ज्यादा है, मैं मान के चल रहा हूं ए जो है, एक क्या है, मॉलिक्यूल है या फिर एटम मान के चलो, क्योंकि एटम की एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये एक एटम है, ठीक है। अब ये एटम है, इसके अंदर क्या है, एनर्जी बहुत ज्यादा है। अब सुनो, एनर्जी ज्यादा है, कहानी सुनते रहना। एनर्जी ज्यादा है मतलब क्या होगा, स्टेबिलिटी क्या होगी भैया, कम होगी, स्टेबिलिटी कम होगी। और हर कोई चाहता है, इवन इंसान भी चाहते हैं, ह्यूमन भी चाहते हैं कि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो एनर्जी उनको क्या करना पड़ता है, रिलीज करना पड़ता है। अब अगर इस एटम को क्या करनी है, स्टेबिलिटी गेन करनी है, स्टेबिलिटी क्या करनी है, गेन करनी है या फिर अटेन करनी है, तो ये क्या करेगा, अपनी एनर्जी को ये क्या करने वाला है, अब रिलीज करने वाला है। सही है। और जैसे ही एनर्जी रिलीज होगी तो कहां पे जाएगी, अब ध्यान से सुनना। ये क्या था, आपका सिस्टम था, ठीक है, जिसकी अपन स्टडी कर रहे हैं, ये हो गया सिस्टम। और जो बाहर जो रिलीज करेगा वो क्या हो जाएगी, सराउंडिंग, सराउंडिंग, ठीक है। समझ गए ना, इतना क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखते रहो। स्टेबल कब होगा, जब ये एनर्जी बाहर रिलीज करेगा। अब आ जाते हैं डेफिनेशन पर वापस से, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बोलता है कि स्टेट ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी पूरा का पूरा डिपेंड किस पे करता था, जल्दी से आओ, अब देखो, आ जाओ, देखो एंट्रोपी, एंट्रोपी मतलब इसको शो किससे करते हैं, डेल्टा एस से शो करते हैं। एस से शो नहीं कर सकते, स्टेट फंक्शन होता है, प्रॉपर एंट्रोपी नहीं निकाल सकते, अपन क्या निकालते हैं, चेंज इन एंट्रोपी निकालते हैं। बहुत अच्छे, ठीक है। ये पूरा का पूरा डिपेंड किस पे करता है, टेम्परेचर पे करता है। सही बात है, पहले पढ़ा हुआ है, बिल्कुल मना मत बोलना, ठीक है। देखो तो डेल एस इज इक्वल टू क्या होता था, क्यू प्लस टी होता था, क्यू डिवाइडेड बाय टी होता था। जैसे ये बढ़ेगा वैसे ये बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन मत बोलना। अब ध्यान से सुनो भाई, ये अगर टेम्परेचर रिलीज हो रहा है तो एंट्रोपी बढ़ेगी, बढ़ेगी ना। अब ध्यान से देखते रहना, यहां पे क्या बोल रहा है, द स्टेट ऑफ एंट्रोपी ऑफ एंटायर यूनिवर्स एज एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, विल ऑलवेज इंक्रीज ओवर द टाइम। पूरा यूनिवर्स कैसे काउंट होता था, यूनिवर्स, तो एंट्रोपी एस यूनिवर्स लिख दूं, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स की बात हो रही है, तो कैसे निकालते थे इसको, एस ऑफ सिस्टम, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग अगर करूंगा तब जाके ही तो एंट्रोपी ऑफ क्या आएगा, यूनिवर्स आएगा, ठीक है। और यूनिवर्स के अंदर हर कोई एटम, मॉलिक्यूल, आप, मैं और जो भी लोग हैं वो सब क्या कर रहे हैं, स्टेबिलिटी अटेन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, एनर्जी रिलीज करके। और अगर यूनिवर्स में एनर्जी रिलीज हो रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है भैया, एंट्रोपी बढ़ रही है, ठीक है। तो इसका एक कैसे बताते हैं अपन इसको मैथमेटिकली की, डेल एस ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो।
ऐसा, ऐसे बताते इसको, ठीक है। तो यही है आपका क्या, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, ठीक है। अब क्या होता है, ये बात होती है इर्रिवर्सिबल के लिए, कब की, इर्रिवर्सिबल के लिए, ठीक है। अब अगर रिवर्सिबल की मैं बात करूं तो क्या होता है कि यहां पर जो जितना सराउंडिंग रहेगा यूनिवर्स, ठीक है, वो इक्वल देन भी 0 हो सकता है, ठीक है। इसीलिए इसको अगर मैं सम अप करके लिखना चाहूं इस लॉ को, तो ऐसे लिख सकता हूं कि डेल एस यूनिवर्स इज ग्रेटर और इक्वल देन 0। ये कब बात होगी, जब रिवर्सिबल की बात होगी, ठीक है। ये मैं आपको अभी करके भी दिखाने वाला हूं, बहुत इजी लगेगा, ठीक है। तो चलो चलो देखो, अब क्या बता रहा हूं मैं, सबसे पहले बता रहा हूं इर्रिवर्सिबल के लिए, ठीक है। तो इर्रिवर्सिबल, ठीक है, सिर्फ ये ऐसे ही बता रहा हूं, ठीक है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, होता कैसे होगा, इक्वल देन और ग्रेटर देन 0 कैसे आता होगा, सिर्फ वो बता रहा हूं। यहां पर सिर्फ समझने के लिए देखो यहां पे, ठीक है, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला, क्या होता है एंट्रोपी, एस यू लिख रहा हूं इज इक्वल टू एस एस फॉर सिस्टम प्लस एस यू फॉर सराउंडिंग, यही होता है, यही होता है ना। अब देखो सिस्टम क्या कर रहा है, एनर्जी को रिलीज कर रहा है, ठीक है। सिस्टम जो है एनर्जी को रिलीज कर रहा है, तो सराउंडिंग एब्जॉर्ब कर रहा होगा, है कि नहीं। तो सराउंडिंग क्या कर रहा होगा, एब्जॉर्ब कर रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एंट्रोपी को लिख सकता हूं ना ऐसा, देखो एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, क्योंकि सिस्टम रिलीज कर रहा है, ध्यान से सुनना, क्योंकि सिस्टम रिलीज कर रहा है तो इसका टेम्परेचर T1 मान के चलूं, और T1 हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन T2 होगा, क्योंकि क्या कर रहा है, सिस्टम रिलीज कर रहा है और सराउंडिंग एब्जॉर्ब कर रहा है। मतलब कंडीशन ऐसे होती है ना कि देखो आप कहां से जाते हो, हीट से कोल्ड पे जाते हो, जो है आपकी क्या होगी, हीट ट्रांसफर जो होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है, बड़े से छोटे पे होती है, मतलब हीट से कोल्ड पर। तो यहां पर सिस्टम क्या कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है, तो सिस्टम आपका सराउंडिंग क्या होगा, ठंडा होगा, उसका जो टेम्परेचर है वो कम होगा, सही है। तो T2 में सराउंडिंग का लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं ना Q1 ऐसा, और अगर एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो सिस्टम क्या कर रहा है, यहां पर एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो वहीं पर जो आपका Q डिवाइड बाय T2 है, ये क्या है, जो Q है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, Q एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, एस यूनिवर्स इज इक्वल टू, अरेंज करके लिखूंगा, Q को कॉमन ले रहा हूं तो इसको मैं अरेंज करके लिखूंगा, तो क्या आएगा, देखो 1/T2 माइनस 1/T1। अब भैया इसकी वैल्यू क्या है, छोटी है, इसकी वैल्यू क्या है, छोटी है, और इसकी वैल्यू क्या है, बड़ी है। तो यहां पर क्या आएगा, अगर 1/ छोटी से करोगे तो वैल्यू बड़ी आएगी ना, मतलब ये क्या आएगा, आपका पॉजिटिव आएगा, ये जो वैल्यू है आपकी पॉजिटिव आएगी। तो सराउंडिंग क्या हो गया, एस यूनिवर्स जो हो जाएगा वो ग्रेटर देन 0 हो गया कि नहीं हो गया। तो यही तो मैं बता रहा था आपको, इर्रिवर्सिबल के लिए ये होता है, ठीक है। अब बात करते हैं रिवर्सिबल के लिए, बात थोड़ी सी करेंगे किसके लिए भैया, रिवर्सिबल। अब ये बताओ, यहीं पे आपको समझ में आएगा, रिवर्सिबल की बात चल रही है तो मतलब जितना टेम्परेचर वो दे रहा होगा उतना ही यूनिवर्स एब्जॉर्ब कर रहा होगा। मतलब ऐसे अगर बोलूं, जितना एक सिस्टम है आपके पास, ये सिस्टम है, ठीक है, ये आपके, मैं मान के चला हूं ये सिलेंडर है, अगर ये जितना क्या कर रहा होगा, रिलीज, ठीक है, उतना ही सराउंडिंग इसको एब्जॉर्ब कर रहा होगा, तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, रिवर्सिबल हो गया। तो T1 और T2 में कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, अब एस यू इज इक्वल टू एस वाई प्लस एस एस यू, समझ गया ना। एस वाई क्या है, सिस्टम का है, एंट्रोपी सिस्टम का है और एंट्रोपी सराउंडिंग का है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो एस यू इज इक्वल टू माइनस क्यू टी इज प्लस क्यू टी, टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं है, जितना वो दे रहा था, जितना एब्जॉर्ब कर रहा था, जितना उतना ही वो रिलीज कर रहा है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या जाएगा आपका, एस यूनिवर्स इज इक्वल टू 0। तो ये बस समझने वाली बातें हैं, इस पे ज्यादा आपको ध्यान नहीं, फोकस इस पे नहीं करना है, फोकस आपका इस पे रहना चाहिए बस, ठीक है। और इससे जैसे वैसे तो ज्यादा कुछ क्वेश्चंस आए नहीं है, ठीक है। तो आपका फोकस कहां पे रहना चाहिए, इस वाले पे, और ओवरऑल समझना है आपको, तो आप इसको समझें, ये रिवर्सिबल के लिए है और ये इक्वल देन 0 वाला रिवर्सिबल के लिए। तो मैं यहीं पर लिख देता हूं IR और R, ठीक है। देखो ये हो गया आपके पास
IR, ये हो गया रिवर्सिबल। बस इतना ही आपको समझना है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब आगे चलते हैं, आगे चल के बात करते हैं किसकी, आपके गिब्स फ्री एनर्जी की। अच्छा इतना लिख लो फिर आगे चलेंगे। अब बात करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी की। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये क्या होता है आपका, पार्ट ऑफ एनर्जी ही है, पार्ट ऑफ एनर्जी ही होता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, अभी समझ में जाएगा बहुत इजीली। अब देखो गिब्स फ्री एनर्जी एक वो अवेलेबल एनर्जी है जिससे हम काम कर सकते हैं। सर ये तो हर ही एनर्जी होती है, लेकिन हर एनर्जी सेम नहीं होती ना, ध्यान से सुनो। वर्क भी तो 2-3 टाइप के होते हैं। वर्क एक होता है आपका एक्सपांशन वर्क, एक्सपांशन वर्क, और एक आपका कौन सा होता है, नॉन एक्सपांशन वर्क, नॉन एक्सपांशन वर्क, है ना। तो अब जो नॉन एक्सपांशन वर्क होता है उसमें तो अपना पीवी वर्क आ जाता है। कौन सा? पीवी वर्क आ जाता है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बहुत ढेर सारे फॉर्मूलेज हैं। पीवी वर्क ही तो अपन कैलकुलेट करते आए हैं, लेकिन नॉन एक्सपांशन वर्क को कैलकुलेट करने के लिए कोई भी चीज नहीं थी, इसीलिए अपना गिब्स फ्री एनर्जी आया, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखना, इसको अगर आप ऐसा बोलना चाहते हो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, तो और अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि गिव्स फ्री एनर्जी को भी आप एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, हम चेंज निकालते हैं। और जैसे ही मैंने आपसे बोला कि अपन चेंज निकालेंगे, आपके दिमाग में क्या जाना चाहिए कि हाँ सर फिर तो ये क्या होना चाहिए, स्टेट फंक्शन होना चाहिए। ये क्या होता है? स्टेट फंक्शन होता है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वाला होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है इसकी। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब जल्दी से मुझे कमेंट में बता देंगे कि ये बल्क पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी या मास पे डिपेंड करता है, या इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। ये चीज अब आपके ऊपर है ना। नॉन एक्सपांशन वर्क, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनते रहो। वो एनर्जी जो कि किस चीज के लिए लग रही है, नॉन एक्सपांशन वर्क को करने के लिए लग रही है, उसको ही बोला जाता है गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है। फ्री क्यों बोल रहे हैं? फ्री इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो नॉन एक्सपांशन वर्क कर रहा है। सर नॉन एक्सपांशन वर्क होते कैसे होंगे? अरे देखो यहां पे अगर मान के चलो ये एक आपके पास बीकर दिख रहा है ना, और यहां पर ढेर सारी A+B वाली रिएक्शन हो रही है, A+B वाली रिएक्शन हो रही है, ठीक है, RXN ये सब आपकी रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा कि इसके अंदर कितना वर्क हो गया, तो आप बोलोगे सर हम कैसे निकाल लें? क्यों? क्योंकि यहां पर ना तो कोई पिस्टन है, ना पे यहां पे कोई वॉल्यूम चेंज हो रहा है, मतलब पीवी वर्क तो है ही नहीं, ठीक है। तो हम इसको कैसे निकाल लें? तो इसी को निकालने के लिए एक फंक्शन को लाया गया, एक फंक्शन को लाया गया। वो फंक्शन क्या होता है आपका? गिव्स फ्री एनर्जी होता है। अब चलो एक इक्वेशन बनाते हैं अब, ठीक है, चलो मजा आने वाला है, ध्यान से देखना, ठीक है। कोई भी एक एनर्जी है, उससे आपने क्या करा? यूजफुल काम करा, यूजफुल काम करा, और बाकी की जो एनर्जी है वो रैंडम एनर्जी बन के निकल गई, रैंडम एनर्जी जो है वो निकल गई। सिंपल सी बात है, आप लोग जिम जाते होंगे, कई लोग जिम जाते होंगे, कई लोग एक्सरसाइज करते होंगे, और कई लोग नहीं भी करते होंगे, ठीक है, मुझे पता है। तो अब जिम जा रहे हो तो वहां पर आपने एक्सरसाइज करी, उससे आपने यूजफुल वर्क करा, ठीक है, लेकिन उसके बाद आने की भी तो एनर्जी आपके पास बच गई कि नहीं बच गई? तो मतलब आपके पास टोटल एनर्जी कितनी थी? आपने एनर्जी कितनी थी आपके पास? जिम जाने वाली एनर्जी प्लस वापस आने वाली भी तो आपके पास एनर्जी लगेगी ना, तो वो एनर्जी, ठीक है। तो वह उसको ही बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। एनर्जी को शो किससे करेंगे? H से शो करूंगा मैं। यूजफुल वर्क के लिए क्या फंक्शन को लाया गया था? G को लाया गया था। अब मैं ये मान के चल रहा हूं वो जो रैंडम एनर्जी है वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर है, एक ही से सेम टेम्परेचर पर हो रही है, और वो क्योंकि रैंडम है तो वो क्या हो जाएगा? S हो जाएगा, एंट्रोपी, ठीक है। ये स्टेट 1 की बात चल गई, ठीक है, ये स्टेट 1 की बात, जब आप जिम जा रहे होगे। अब दूसरा स्टेट में क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा H1, ये हो जाएगा G1, ये हो जाएगा एंट्रोपी 1। टेम्परेचर सेम ही चल रहा है, मान के चलो, ठीक है, आपका जो वेदर है वो सेम ही चल रहा है। ध्यान सुनो, अब देखो H2 हो गया स्टेट फंक्शन जब आप वापस आ रहे हो, टेम्परेचर सेम है भैया, इज इक्वल टू G2 हो गया क्योंकि आप काम करके आ गए हो, दूसरा काम करोगे,
प्लस टी और S2 हो गया, रैंडम एनर्जी भी चेंज हो गई। इसको मैं ओवरऑल क्या लिख सकता हूं, देखो क्योंकि ये क्या है, स्टेट फंक्शन है, तो अपन क्या निकालते हैं, चेंज निकालते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास H2 माइनस H1। तो मैं इसको ओवरऑल लिखूंगा स्टार मार्क करके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, डेल H, H2 माइनस H1 डेल H इज इक्वल टू G2 माइनस G1 डेल G, और T S2 माइनस T S1, T को कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा S2 माइनस S1, तो मैं इसको लिखूंगा प्लस T डेल S। तो ये जो आपकी इक्वेशन बनी, इसी को ही बोलते हैं गिब्स हेल्होर रिएक्शन, रिएक्शन कह रहा हूं, इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही होती है आपकी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, यहीं से निकालते हो। G आपको पता है, T आपको पता है, S आपको पता है और H आपको पता है, ये क्या एनर्जी है। यहां तक क्लियर हो गया। ठीक, अब एक और यहां पे स्टेटमेंट आता है, जितनी ज्यादा, ठीक है, यहां पर अगर G जो है वो गिर रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, तो उतना ही ज्यादा क्या होता है, आपका एक्सपांशन वर्क होता है, मतलब दोनों में साइन का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो उसकी ही बात करते हैं, कहां से जाना पड़ेगा हमें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जाना पड़ेगा। ये ओवरऑल यही होता है, एक बार अगर आपको समझना है तो समझ लो। यहां पर मैं वापस से लिख देता हूं आप सभी के लिए कि नॉन एक्सपांशन वर्क में क्या आता है, केमिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क, ये सारे के सारे। अब इनको निकालने के लिए फंक्शन क्या था, गिब्स। एग्जाम्पल फिर से सुनेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी, आपका काम करने के लिए जो एनर्जी लग रही है, नॉन एक्सपांशन काम करने के लिए जो एनर्जी लग रही है, उसको ही गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। अब एनर्जी जो है टोटल एनर्जी है, आप घर से जा रहे हो जिम, आपने जिम में आपकी क्या करी, एक्सरसाइज करी, जो भी मारा, बैक मारा, लेग मारा, जो भी मारा, ठीक है, वो करा, प्लस वापस आ गए तो उतनी भी एनर्जी थी ना, तो बस क्या हुआ, फिर अपन चेंज ही तो निकाल सकते हैं, टोटल एनर्जी नहीं निकाल सकते, तो फिर H2 माइनस H1 कर दिया, आपके वापस आने की स्टेट और जिम जाने की स्टेट। क्लियर, समझ गए। चलो अब अपन जरा फर्स्ट लॉ से इसको निकाल के देखते हैं कि क्या आता है। ध्यान से देखते रहना, बहुत इजी लगने वाला है। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है हमारा, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू बोलता है, यही होता है ना, इससे कुछ अलग तो नहीं होता ना, है ना। देखो आप, तो जो W है ये क्या है आपका, वर्क। अब वर्क, टोटल वर्क क्या होता है, PV वर्क, ठीक है, प्लस नॉन एक्सपांशन वर्क, नॉन एक्सपांशन वर्क। दो टाइप के होते हैं ना, एक्सपांशन और नॉन एक्सपांशन, तो यहां पे टोटल वर्क की बात हो रही है। ठीक है, तो देखो डेल यू इज इक्वल टू क्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, क्यू होता है आपका ऐसा, डेल एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल टी, यहां पर टी, तो इसको मैं लिख सकता हूं टी डेल एस, प्लस ये हो जाएगा आपके पास वर्क पीवी प्लस वर्क यहां पर नॉन एक्सपांशन। ठीक है, काम कौन कर रहा है, सिस्टम कर रहा है, और सिस्टम काम करेगा तो W क्या हो जाएगा आपके पास, नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे अपन, नेगेटिव लिखेंगे, इसको लिखूंगा मैं क्या, नेगेटिव। क्लियर है। अब देखो ये जो डेल यू के साइड लेके आ रहा हूं मैं पूरा का पूरा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस WPV, ठीक है, प्लस W नॉन एक्सपांशन इज इक्वल टू, ये देखो क्या बन गया, T डेल्टा S, Q को मैंने लिखा हुआ है T डेल्टा S, ठीक है, यहां से निकाला था मैंने, देखो सभी को पता ना एंट्रोपी क्या होता है, Q अपॉन T होता है। ठीक, ये लिख दिया। देखो ये क्या हो जाएगा आपके पास, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V प्लस W नॉन एक्सपांशन इज इक्वल टू T डेल्टा S, ये हो जाएगा। ठीक, अब इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा H प्लस W नॉन एक्सपांशन इज इक्वल टू T डेल्टा S, यही है। ठीक है, तो W नॉन एक्सपांशन क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपके पास T डेल्टा S माइनस डेल्टा H। ठीक है, अब आपको क्या दिख रहा है, अगर इसको मैं अरेंज करके लिखूंगा ऐसा, डेल H माइनस T डेल्टा S, ठीक है, तो मुझे सामने लेके आना पड़ेगा माइनस साइन, ये क्या हो जाएगा, W नॉन एक्सपांशन वर्क। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, इधर आओ भाई, पीछे देखो क्या इक्वेशन बनाई थी हमने, ये बनाई थी, कौन सी थी, अगर यहां से मैं G की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, देखो G की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास डेल H माइनस T डेल्टा S। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू को मैं आगे पुट करने वाला हूं, तो यहां पर मैं पुट कर सकता हूं कि W
नॉन एक्सपांशन वर्क, तो पूरा लिख रहा हूं मैं, नॉन एक्सपांशन इज इक्वल टू माइनस जी, कौन सा जी, माइनस डेल्टा जी। तो ये बात तो मैंने आपको अभी बताई थी। क्या बताया था मैंने आपको कि अगर डिक्रीज हो रही है आपकी फ्री एनर्जी तो मैक्सिमम होगा क्या आपका, नॉन एक्सपांशन वर्क। मैक्सिमम क्या होगा आपका, नॉन एक्सपांशन वर्क। यहां तक क्लियर हो गया। फिर से चलेंगे एक बार, वापस से देखेंगे। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, ये हीट, ये वर्क डन, तो ये वाला वर्क डन कौन सा है, ये टोटल वर्क डन है। ठीक है, टोटल वर्क डन में क्या आता है आपका, देखो पी एक्सपांस, पीवी वर्क भी आता है और आपका नॉन एक्सपांशन वर्क भी आता है। तो ये मैंने पुट कर दिया। अब वर्क कौन कर रहा है, सिस्टम कर रहा है, तो ये क्या हो गया, माइनस डब्ल्यू हो गया। माइनस को मैं इस साइड लेके आ गया तो ये पूरा टोटल हो गया। ये पूरा का पूरा पीवी वर्क ही है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी मत रख देना, पी डेल्टा वी को रखते हैं। क्लियर, पी डेल्टा वी को रखूंगा तो हम सभी जानते हैं ये पूरा का पूरा क्या हो गया, डेल्टा एच हो गया। डेल्टा एच की जगह पे आप पूरा पुट कर दिया, फिर क्या इधर उधर ही तो करना है फिर इधर उधर ही करना। ठीक है, तो इसको मैं सही से लिख देता हूं तो आप सभी के लिए ये पीडीएफ में भी सही से वो आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया इतना। ठीक, तो आप, मैंने क्या बोला कि जितनी कम होगी आपकी फ्री एनर्जी उतना ही मैक्सिमम होगा आपका नॉन एक्सपांशन वर्क। ठीक है, या फिर उल्टा भी बोल सकते हो। क्यों, देखो इन दोनों के बीच में साइन का डिफरेंस है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। क्लियर हो गया इतना, है ना। और एक बात हमेशा याद रखना, चलो बता ही देता हूं, आगे चलते हैं थोड़ा पीछे से। ठीक, डेल जी जो है, ठीक है, डेल जी हमेशा अगर नेगेटिव है आपका, ठीक है, तो वो कौन सी होगी आपकी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस क्या होगी आपकी, रिएक्शन होगी। स्पॉन्टेनियस मतलब कि वो अपने आप हो जाएगी, जैसे कि नेचुरल प्रोसेस होती है। ठीक है, और अगर डेल्टा जी आपका क्या है, पॉजिटिव है, तो वो क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, याद रखिएगा। चलो स्पॉन्टेनियस का मतलब समझते हैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब कि अगर मैंने क्या करा है, यहां पर एक जो बर्तन है, इस बार बर्तन लेके चल रहा हूं मैं, ठीक है, और यहां पर एक बर्तन है, ठीक है, तो इसको मैं ब्लू से बना देता हूं तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो, एक और मेरे पास ये सिलेंडर है, मान के चलते हैं, ठीक है, मैंने इनको आसपास रखा हुआ है। ठीक है, ये है आपका हॉट, ये है आपका कोल्ड। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, यहां पर एनर्जी का ट्रांसफर होगा। ठीक है, क्या होगा, यहां से ऐसी ऐसी एनर्जी जाएगी इधर, क्यों, हॉट से कोल्ड तक जाएगी। क्या ये ट्रांसफर आप करा रहे हो, नहीं ना, आप नहीं करा रहे हो ना, तो ये क्या हो रही है, अपने आप हो रही है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ गया। अब नदी बह रही है, आप बहा रहे हो क्या, नहीं ना, तो क्या हो रही है, वो स्पॉन्टेनियस है, अपने आप बह रही। क्लियर हो गया, है ना। अब जितनी भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस को क्या बोला जाता है, वो क्या हो रही है, आपकी स्पॉन्टेनियस हो रही है, ऐसे बोल देते हैं। ठीक है, और जहां पर नॉन स्पॉन्टेनियस को एंडोथर्मिक, एब्जॉर्ब कराना पड़ता है। जैसे कि एक टायर है, ठीक है, ये टायर हो गया, यहां पर आप क्या भर रहे हो, हवा भर रहे हो किसी चीज से, तो आपको क्या करना पड़ रहा है, प्रेशर अप्लाई करना पड़ रहा है, तो मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस है, आप नहीं कर रहे हो, अपने आप नहीं हो रहा है। और जितनी भी नेचुरल प्रोसेसेस होती हैं वो क्या होती हैं, इर्रिवर्सिबल होती हैं। इर्रिवर्सिबल प्रोसेस होती हैं, कितनी भी क्या होती हैं आपकी नेचुरल प्रोसेस होती हैं। ठीक है, लेकिन आपका जो स्पॉन्टेनियस ऐसा नहीं है कि जो हर जो रिएक्शन है स्पॉन्टेनियस ही हो। ठीक है, तो ये बात को हमेशा याद रखना। ठीक, रिवर्सिबल नहीं होती हैं नेचुरल, इर्रिवर्सिबल होती हैं। एक बार झरना बह गया तो बह गया, एक बार नदी बह गई तो बह गई। ठीक है, एक बार ठंडे से गर्म, गर्म से ठंडा हो गया तो ठंडा हो गया। ठीक है, अब वो बात अलग है कि आप एक्सटर्नल हीट दो, अप्लाई करो, तो वो अलग हो जाएगा। ठीक है, वो आपका इसमें आ जाएगा। क्लियर हो गया इतना। ठीक है, अब रिलेशन देखते हैं किसका, रिलेशन डेल्टा एस यूनिवर्स और जी मतलब गिब्स एनर्जी किसका, सिस्टम का। मतलब कि मान के चलते हैं यहां पर कोई केमिकल रिएक्शन चल रही होगी, केमिकल रिएक्शन यहां पर कोई चल रही होगी, और यहां पर आपको क्या देखना है, डेल्टा एस यूनिवर्स का देखना है। यूनिवर्स मतलब कि सिस्टम और सराउंडिंग साथ में ही होगा। चलो, तो सबसे पहले तो जो आप अभी मैंने आपको रिलेशन बोला वही वाला लगाएंगे, तो क्या होता है, देखो यहां पर डेल्टा एस जो यूनिवर्स होगा वो क्या होगा आपका, वो होगा इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम
सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सिंपल सी बात है, क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग साथ मिलके ही तो एक क्या बनाते हैं, यूनिवर्स बनाते हैं। ठीक है, जो अपन ने पहले पढ़ा हुआ है। तो डेल्टा एस ये क्या हो जाएगा आपके पास, सराउंडिंग। तो सराउंडिंग को मैं SUR बस लिख रहा हूं। ठीक है, चलो अब हम सभी जानते हैं डेल्टा एस को मैं क्या लिख सकता हूं, ये बताओ। एंट्रोपी को क्या लिख सकता हूं मैं, तो इस सराउंडिंग को ध्यान से देखना, अब मैं लिखूंगा डेल्टा एस, इसको मैं यूनी लिख रहा हूं, इज इक्वल टू डेल्टा एस, इसको मैं SY लिख रहा हूं सिस्टम को, प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग को मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, डेल एच डिवाइड बाय टी? क्या ये सही होगा? चलो अब मैं ही बता देता हूं। डेल्टा एस को अपन सभी जानते हैं क्या लिखा जाता है, देखो डेल्टा एस को लिखा जाता है Q बाई टी, लिखते हैं ना Q बाई टी। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है, Q की जगह पे सिर्फ H पुट करा है, सेम ही तो है लगभग। ठीक है, तो मैंने यहां पे H पुट करा है। क्लियर हो गया, यहां पे समझ में आएगा ये किसकी बात हो रही है, लेकिन सराउंडिंग की। अब ध्यान से देखते रहना, ठीक है, यहां पर अगर थोड़ा सा भी भटके और गए, ध्यान से देखो। अब यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, ये जो डेल्टा एच है सराउंडिंग का, हम सभी जानते हैं जब अगर एक सिस्टम, ये एक सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम क्या करेगा, यहां पर जब एनर्जी रिलीज करेगा, क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा, है ना। तो सराउंडिंग क्या कर रहा होगा उस टाइम, एब्जॉर्ब करेगा इसको, सराउंडिंग एब्जॉर्ब करेगा, और कोई चारा तो है ही नहीं उसके पास, है कि नहीं। और अगर मैं बात करूं सराउंडिंग की, और अगर सराउंडिंग एनर्जी रिलीज कर रहा होगा तो सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा, तो सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा। यहां पर मतलब कि मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, एनर्जी तो उतनी ही ट्रांसफर, उतनी ही रिलीज होगी, लेकिन साइन अलग अलग हो जाएगा, है कि नहीं। अगर इसने क्या करा है, रिलीज कर रहा है, तो वो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये प्लस में है तो वो नेगेटिव में हो गया, तो सिर्फ साइन ही अलग है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना। तो चलो, तो ये बात तो अपनी ये वाली हो गई। तो अब मैं सराउंडिंग को क्या लिखने वाला हूं, बस वो ध्यान से देखते रहना, ठीक है, वहां पर बस मत फंस जाना। ठीक है, तो चलो आ जाओ, देखो मैं लिखूंगा डेल्टा एस यूनी इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम माइनस, क्यों, क्योंकि एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या, डेल्टा एच सिस्टम। वही बात हो गई, ठीक है, ध्यान से सुनना। मैंने क्या करा, ये सिस्टम लिखा हुआ है, ठीक, ये क्या लिखा है, सिस्टम लिखा हुआ है ना, और ये डेल्टा एच सराउंडिंग था, सराउंडिंग की जगह पे मैंने सिस्टम पुट करा है, बस साइन अलग हो गया। क्लियर, तो ये हो जाएगा टी। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो मैं यहां पर इंटू कर रहा हूं, अब यूनी को मैं पूरा यूनी ना लिख के, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, तो यहां पे सिर्फ यू लिख लो, SU लिख लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा टी का इंटू कर दो, टी डेल्टा एस यू, क्लियर, इज इक्वल टू टी डेल्टा एस वाई, सिस्टम का वाई, ठीक है, माइनस टी से टी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एच व सिस्टम का। क्लियर, यहां पे समझ में आ गया भाई, ये क्या है, टी डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस एच सिस्टम, हीट ऑफ सिस्टम। क्लियर है। अब ये बताओ, अपन ने एक पीछे फॉर्मूला निकाला हुआ है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, तो क्या मैं इसकी जगह पर डेल्टा एच, देखो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस की जगह पर जी पुट कर सकता हूं, जी पुट कर सकता हूं, ठीक है। तो इस ऑर्डर में मैं उसको अरेंज करने वाला हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। तो मैं इस ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूं, ये देखो, ये हो जाएगा आपके पास, माइनस बाहर आ गया, माइनस बाहर आ गया, ठीक है। तो क्या बच गया, ये डेल्टा एच सिस्टम का माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम का, और ये इक्वल में क्या चल रहा है आपका, देखो ये चल रहा है आपके पास टी डेल्टा एस यूनिवर्स का। क्लियर, इस पूरे टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, जैसा कि पहले बताया, डेल्टा जी, तो ये हो जाएगा आपके पास टी डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी। तो ये वाला जो है, ये होता है इसका रिलेशन। आपसे ये किस में पूछ सकता है, स्टेटमेंट्स आते हैं उसमें पूछ सकता है, असर्शन रीजन में भी ये वाले इक्वेशन जो है, ये वाला रिलेशन जो है, ये पूछा जाता है, ठीक है। यहीं से अपन बहुत सारी चीजें डिफाइन करने वाले हैं अब, ठीक है, यही वाले रिलेशन से। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो एक बार मैं जल्दी जल्दी रिपीट कर देता हूं, देखो क्या क्या हो चुका है। देखो
हम सभी जानते हैं यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग होता है। जब सिस्टम रिलीज करेगा एनर्जी तो सराउंडिंग एब्जॉर्ब करेगा, तो मैग्नीट्यूड तो अलग सेम ही रहेगा, सिर्फ साइन अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं एंट्रोपी को क्या लिख सकता हूं, एंट्रोपी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। क्यू को मैं यहां पर एच लिख सकता हूं, हीट है वो। ठीक है, तो ये होगा हीट ऑफ सराउंडिंग, लेकिन मुझे सिस्टम की टर्म में लिखना था, तो सिस्टम क्या कर रहा था उस टाइम, रिलीज कर रहा था, तो साइन अलग हो गया। ठीक है, अब ये देखो ऐसे ही साइन अलग हो गया, क्यों, एक्सोथर्मिक में कौन सा साइन आता है, नेगेटिव आता है, एंडोथर्मिक में क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो अब आपको पता है वो हीट वाला मैंने अलग से पढ़ाया हुआ था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस टी डेल्टा एच सिस्टम। अब इसको मैंने कुछ इस तरीके से अरेंज किया कि वो किस फॉर्मूले में बैठ जाए, इस वाले फॉर्मूले में बैठ जाए, पीछे वाला ये वाले फॉर्मूले की तरह बैठ जाए। ठीक है, तो आपके पास रिलेशन किसका आया, डेल्टा जी सिस्टम का आया। सिस्टम का क्यों आया, क्योंकि सारी वैल्यू सिस्टम की थी, तो सिस्टम का आया। यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब इस चीज के लिए एक और रिलेशन है आपके पास, जी नॉट एंड के इक्विलिब्रियम, मतलब कि आपको इक्विलिब्रियम पर रिलेशन बताना है। अब सर ये जी नॉट क्या होता है, बिल्कुल आ रहा होगा दिमाग में, तो देखो ये आपका डेल्टा जी नॉट होता है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी होता है। ठीक है, और ये के इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम पर। ठीक है, वो आपका के इक्विलिब्रियम है ना। तो अब ये क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर जी की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो वो कहां से आती है, वो इस रिलेशन से आती है। ठीक है, तो चलो पीछे देख लेते हैं, जरा ध्यान से देखना। आप कुछ कुछ बातें हैं, ये देखो, है ना। अगर मैं क्या बोलूं, ध्यान से देखते रहना ना। आपका रिलेशन क्या आया था, आप सभी ने देखा था कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस बना था। अब अगर एंट्रोपी जीरो हो जाए, एंट्रोपी जो है वो जीरो हो जाए, कब होगी, जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। और ये कब होगा, जितनी एनर्जी रिलीज हो गई उतनी ही एनर्जी वापस आ जाए। समझ गए, रिवर्सिबल में क्या होता था, बहुत ही मिनिमम चेंज होता था, जितनी रिलीज हुई उतनी ही वापस आ गई, रैंडम कुछ नहीं। डेल्टा एस जीरो, और जब डेल्टा एस जीरो हो जाएगा तो आप इस रिलेशन से क्या देख सकते हो कि डेल्टा जी भी जीरो हो जाएगा। ये कब है, एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलो एक और बात, अगर यहां पर डेल्टा एस जो है वो क्या है, नेगेटिव है, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, बताओ। अगर ये आपका क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब जी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आएगा। क्लियर है। चलो अब अगर डेल्टा जो एस है वो पॉजिटिव हो जाए तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, सिंपल सी बात है, जब एक ग्रेटर आ गया तो एक क्या आएगा, स्मॉलर आएगा। साइन अलग है ना, साइन अलग है। देखो डेल्टा अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, लेकिन माइनस में वैल्यू आएगी तो जी की वैल्यू छोटी हो जाएगी। जी की वैल्यू अगर जी से छोटी हो गई, नेगेटिव हो गई, तो वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगी, और अगर जी की वैल्यू पॉजिटिव हो गई तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना, स्पॉन्टेनियस मतलब कि जो आप नहीं करा रहे हो, जो अपने आप हो रहा है रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि हवा चल रही है, आप चला रहे हो क्या, नहीं ना, पंखा चालू करने की बात नहीं कर रहा हूं, फैन ऑन की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल। ठीक है, अगर कोई चीज गर्म रखी हुई है ना, तो वो अपनी एनर्जी को रिलीज करके सराउंडिंग में दे रही है, तो क्या आपकी मदद से वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है, क्या आपकी मदद से वो ठंडा हो रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है, वहां पर से झरना बह रहा है, वाटरफॉल जो हो रहा है, तो क्या आप वहां से करा रहे हो, नहीं करा रहे हो। तो ये सब क्या है, स्पॉन्टेनियस है, या आप नहीं करा रहे हो। अब नॉन स्पॉन्टेनियस का, आपके टायर में हवा कम थी, आपने पंप करा, मतलब बाहर से प्रेशर लगाया, तो वो आप कर रहे हो, तो वो क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। वहां पर जी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्लियर है, समझ में आ गया। और अगर पॉजिटिव होगी तो एंट्रोपी क्या होगी, अब आपके पास रिलेशन है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब अपन बात करते हैं जी की वैल्यू जब इक्विलिब्रियम पे टाइम पे चल रहा होगा। ठीक है, ध्यान से देखना, यहां पर एक इक्वेशन होती है, सबसे पहले तो वो याद रखो। क्या होता है इक्वेशन, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस, देखो एन लिखना है तो लिख सकते हो अगर नंबर ऑफ मोल्स की बात हो रही है, वरना यहां पर होता है आर टी एल एन के, ऐसा। ठीक है, क्यू क्या है, मान के चलते हैं हमारे पास ए प्लस बी मिलकर सी प्लस डी बना रहा है, तो क्यू क्या होता है, क्यू होता है कोशिएंट,
रिएक्शन कोशेंट, ये कैसे निकलता है, तो Q निकलता है आपका मास ऑफ एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट D डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, ऐसा। तो इस तरीके से आपका निकलता है Q। ठीक है, अगर आप बात कर रहे हो एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो अभी मैं यहां पर ये हटा देता हूं। ठीक है, तो यहां पर बस इन जनरल ऐसे लिख लो कि एट इक्विलिब्रियम जो आपका Q होता है वही K इक्विलिब्रियम लिखा जाता है। समझ में आ गया, K इक्विलिब्रियम ऐसे लिखा जाता है। ठीक, चलो, और अभी अपन ने जाना कि अगर इक्विलिब्रियम की बात चल रही है तो आपका ये जो G है ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इक्वेशन क्या बनेगी, जीरो इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln Q। क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो Q की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, Q की जगह पे मैं लिखने वाला हूं अब K, ऐसा। क्लियर, अब तो कुछ नहीं करना, G की वैल्यू निकाल लो, तो डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस RT ln K। क्लियर है। अब इसको अगर आपको लॉग में लिखना है तो 2.303 RT ln K ऐसे लिख लेंगे, डेल्टा G नॉट। तो बस ये एक रिलेशन होता है। टोटल अपन ने क्या देखा, ये प्रूफ था। क्या प्रूफ था कि अगर G की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो आपका पॉजिटिव होगा क्या, वर्क नॉन एक्सपांशन। नॉन एक्सपांशन वर्क मतलब कि पीवी वर्क के अलावा वाला, एक्सपांशन वर्क के अलावा। ठीक है, फिर दूसरा क्या अपना यूनिवर्स और सिस्टम के बीच में रिलेशन देखना था कि भैया अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स पे क्या फर्क पड़ रहा होगा। तो क्या हो रहा है, अगर आपका सिस्टम नेगेटिव है और पॉजिटिव है, तीन कंडीशन अपन ने देखी कि जी के एस की वैल्यू अगर जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है या फिर पॉजिटिव है तो क्या क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक, तीसरा अपन ने इक्विलिब्रियम के साथ इसका रिलेशन देखा। यहां तक क्लियर। ठीक है, अब एक और टेबल जो कि अपन ने अभी तीन रिलेशन देखे हैं, इन सब से रिलेटेड आती है आपके किस में, एनसीईआरटी में। ये मोस्ट अगर पूछा जाएगा तो ये स्टेटमेंट में ही ज्यादातर पूछा जाता है। ये आपके सामने पूरी वैल्यूज लिखी हुई है। ठीक, यहां से अपन को सब वैल्यू निकालनी है। कौन सी इक्वेशन फॉलो होगी, देखो यहां पर डेल एस है, डेल एच है, कौन सा फॉलो कराओगे बताओ। देखो तो अपन यहां पर फॉलो क्या करते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इससे ही सारे क्या आते हैं आपके, ये सब चीजें पता चलती हैं। सर क्या पता चलता है, आ रहा होगा क्वेश्चन। देखो देखो क्या पता चलेगा कि अगर कोई भी जो रिएक्शन है आपकी वो स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, तो उन सब के बारे में। ठीक है, सबसे पहली बात जो मैंने आपको पहले बताया, स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा 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 नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, अगर जी की जो वैल्यू है वो है नेगेटिव तो आपकी जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होती है। और हम सही में चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि हमारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो, हमें कोई काम ना करना पड़े। आजकल तो यही चल रहा है। ठीक है, हमें कोई काम नहीं करना, अपने आप हो जाए। तो हम भी यही चाहते हैं कि जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस हो जाए। हम ज्यादातर क्या करना चाहते हैं कि जी की वैल्यू नेगेटिव कर दो। चलो देखते हैं, अब अगर डेल एच जो है वो नेगेटिव है और डेल एच पॉजिटिव है तो क्या होगा, यहां पर लिखा हुआ है सब। ठीक है, लेकिन खुद से निकालो ना। आ जाओ, देखो यहां पे क्या होगा, डेल एच ये है माइनस टी डेल्टा एस है। अब इनने बोला कि ये नेगेटिव है, ठीक है, तो ये वाला टर्म तो नेगेटिव हो गया। ठीक है, और ये वाला पॉजिटिव है, इसके सामने तो वैसे ही नेगेटिव लगा है। अगर इसको पॉजिटिव भी मैं कर दूं तो ये जो वैल्यू आएगी ये बहुत भारी नेगेटिव आएगी। एग्जाम्पल देखना है, चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। थोड़ा सा एक का एग्जाम्पल देखते हैं, फिर धीरे धीरे आप समझ जाओगे। अरे मैं मिटा रहा था, ये क्या आ गया। चलो देखो, तो मैं अगर लेके चलूं, ये अपनी इक्वेशन होती है ना, इसमें तो मैंने कोई बदलाव नहीं करा। डेल्टा एच, ठीक, ये नेगेटिव है तो मैं लिख दूं -2 लिख दिया। चलो ठीक, अब यहां पर माइनस, इसका माइनस, टी कुछ भी हो सकता है, इसको भी अपन 3 लेके चल लेते हैं टेम्परेचर को। यहां पर एंट्रोपी जो है वो पॉजिटिव आई हुई है तो पॉजिटिव इंटू, तो मैं भी 3 ही ले रहा हूं उसको। तो ये जो वैल्यू आएगी -3 -2 -9 इज इक्वल टू -11, मतलब बहुत बड़ी नेगेटिव आ रही है। और यही तो हम चाहते हैं कि जी हमारा क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। तो रिएक्शन कौन सी होगी, देखो मत इधर, कौन सी रिएक्शन होगी, बिल्कुल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। बहुत सही जवाब, आपको जीतते हैं कुछ 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 कुछ, अभी हम नहीं दे पाएंगे, बाद में देंगे। ठीक है,
इतना क्लियर। चलो अब अगर आपका जो H है वो नेगेटिव है और S भी नेगेटिव है, ध्यान से सुनो, इनने क्या करा, ये जो H है ये तो नेगेटिव दिख रहा है हमें, अच्छी बात है, चलो नेगेटिव है तो हो सकता है कि अपनी वैल्यू नेगेटिव आ जाए। अब ये जो आपका S है, ये जो एंट्रोपी है, ये इनने नेगेटिव कर दिया, और अगर ये नेगेटिव कर दिया तो सामने वाला साइन चेंज हो जाएगा। आपकी इक्वेशन कैसी बन जाएगी, ऐसी, डेल H माइनस प्लस टी डेल्टा S, ठीक है। और अब अगर हमें G नेगेटिव चाहिए, ठीक, G नेगेटिव चाहिए तो हमें क्या हो रहा है, क्या चाहिए फिर, कि हमारा ये जो डेल्टा H है ये क्या हो, ग्रेटर देन हो टी डेल्टा S के प्रोडक्ट के, ऐसा तभी हो सकता है। तो हम ये चाहेंगे बहुत अच्छे से कि जो T है इसकी वैल्यू भैया छोटी हो, T की वैल्यू छोटी हो, क्योंकि अगर बड़ी हो गई तो इसका प्रोडक्ट बड़ा हो जाएगा और साइन ऑफ बिग नंबर से यहां पर क्या जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, देखो अगर ये छोटा रहा तो एट लो टेम्परेचर रिएक्शन आपकी क्या होगी, रिएक्शन होगी आपकी स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर अपन ने इनकी बात नहीं मानी और जो T है वो बड़ा कर दिया, इसकी वैल्यू अगर बड़ी हो गई तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, साइन ऑफ बिग नंबर से G की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। G की वैल्यू पॉजिटिव हो जाए तो काम आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। समझ गए, समझ गए, बहुत खेल होता है भाई। चलो आ जाओ फिर से देखो, अब अगर ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया, इसकी बात करें, अगर H पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो H अपना डेल H जैसे का तैसे लिखा है, और ये आपका पॉजिटिव है, डेल S पॉजिटिव है, तो मतलब माइनस साइन तो लगेगा ही, तो T डेल S होगा। तो इसमें भी हम क्या चाहेंगे कि जो आपका T डेल S है ये क्या हो, बड़ा हो छोटा हो, ये बड़ा होना चाहिए। अब क्या बड़ा होना चाहिए आपका, कि T डेल S जो है ये ग्रेटर देन होना चाहिए T डेल H, ठीक है। तो देख लेते हैं, चलो एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर ये क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, क्यों, क्योंकि इसका प्रोडक्ट छोटा हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट छोटा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब तो आपको आने लगा होगा ये, तो स्पॉन्टेनियस के लिए क्या करेंगे, हम टेम्परेचर को हाई कर देंगे, प्रोडक्ट का बड़ा कर देंगे ना, इसका जो आपका मल्टीप्लिकेशन होगा ये बड़ा हो जाएगा। और क्योंकि अगर मान लो, चलो अच्छा एक एग्जाम्पल ही देख लो, ओरल नहीं देखते हैं, मैथ्स की बात चल रही है, क्योंकि अभी सर जो है मैथ्स वाले चिल्लाने लगेंगे हमें कि सर आप ओरल मैथ्स करा रहे हो। ये देखो T डेल्टा S, मान के चलो टेम्परेचर बहुत हाई, टेम्परेचर हाई 50 है टेम्परेचर, ठीक है, और आपका H की वैल्यू कम है, तो सिंपल सी बात है इसका प्रोडक्ट बड़ा आएगा। तो मैं अगर 50 ही मान के चल रहा हूं और जो डेल H है वो आपका 10 है, तो देखो प्रोडक्ट क्या आएगा आपके पास, 10 माइनस 50 मतलब माइनस 40, तो मतलब क्या आ रहा है, माइनस G आ रही है ना, माइनस में आ रहा है ना आपका प्रोडक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। अब लास्ट ये वाला प्लस है, ये नेगेटिव है, मतलब कि H आपका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो अब आप सभी जानते हैं एट ऑल टेम्परेचर प्लस ही आएगा, तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगी ये वाली। क्यों, प्लस ही कर दिया, दोनों प्लस है तो इसका नीचे कैसे आएगा, चलो एक बार देख लो, अगर डेल H जो है ये है, एंट्रोपी आपकी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, T डेल्टा S हो जाएगा, तो कहीं से भी कोई भी जोर लगा लो, कहीं से भी प्रेशर लगा लो, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, क्यों, पूरी ही टर्म पॉजिटिव है, और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आंसर ही आएगा, तो G हो जाएगा आपका पॉजिटिव, और G हो गया पॉजिटिव, तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। समझ गए, ठीक है। तो ये वाली जो टेबल है दिख रही है बहुत हार्ड, लेकिन है बहुत इजी, है ये बहुत इजी, ठीक है। तो बस आपको क्या ध्यान रखना है, इस एक्सप्रेशन को अगर आप भूल गए, ये वाले इसको अगर आप भूल गए तो गए, लेकिन अगर ये आपको याद है और टेबल याद नहीं है तो भी आप पूरे क्वेश्चन कर जाओगे, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी बात है किसकी थी, ये बात थी हमारी गिब्स फ्री एनर्जी की। एक बार पीछे से थोड़ा चलते हैं आगे तक, ये देखो, अब इसको रिवाइज करेंगे, क्या क्या आप सभी ने पढ़ा है नोट्स में लाते जाएंगे, है ना। गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, मतलब कि वो एनर्जी जो कि वर्क करने के लिए यूज हो रही है, लेकिन वर्क कौन सा, नॉन एक्सपांशन, पीवी वर्क की बात यहां पर नहीं होगी, ठीक है, उसको ही क्या बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी, क्योंकि नॉन एक्सपांशन के लिए कोई भी फंक्शन था ही नहीं, क्या नहीं था, कैलकुलेट करने के लिए। पीवी के लिए तो अपन ने बहुत सारे फंक्शन देखे, है ना, तो आपको क्या देखने को मिला यहां पर, फंक्शन कौन सा आ गया, गिब्स आ गया, ठीक। फ्री क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि वो एनर्जी जो है, जो एकदम फ्री एनर्जी है, वो किस काम के लिए यूज हो रही है, नॉन एक्सपांशन काम के लिए हो रही है। यहां तक क्लियर है ना,
ठीक, तो अपन ने फिर क्या बनाया, एनर्जी इज इक्वल टू यूजफुल वर्क प्लस रैंडम एनर्जी। तो मैंने आपको जिम के एग्जांपल से बताया, ठीक है, कि आप जिम तक जा रहे हो, जिम करने की भी एनर्जी है और वापस आने की भी एनर्जी है, तो ये वापस आने की रैंडम एनर्जी है। अब आप हो सकते हो कि जिम से जब वापस आए 10 जगह रुक के आओ, तो रैंडमनेस आपकी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो वो आपकी एंट्रोपी है। क्लियर, एंट्रोपी यही होता ना, रैंडम, आप ऑर्डर में थोड़ी वापस आ रहे हो, ठीक होता है ना, कई जगह रुक के आते हैं, मुझे पता है, हाँ ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, H1 H2। फिर अपन ने क्या जाना कि जो डेल H है वो स्टेट फंक्शन है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, पाथ इंडिपेंडेंट है। और पाथ के ऊपर क्या डिपेंड करता है, कमेंट में बताओगे, अपन इसको रिवाइज कर रहे हैं। आगे चलो, फिर ये वाली बात अपन आगे से निकालेंगे, ध्यान से देखना। रिलेशन की अपन ने बात करी, तो क्या से चलोगे, जितने भी, एक बात याद ध्यान रखो, जितने भी अपन ने रिलेशन निकाले हैं उन सब में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाया ही लगाया है, ठीक है, अपन ने दूसरे लॉ की बात नहीं करी है। तो उसमें से क्या करोगे, Q प्लस W, Q जीरो मत कर देना, वो एडियाबैटिक पहुंच जाओगे। W यहां पर टोटल वर्क डन वर्क रखा है, तो टोटल वर्क में क्या आता है, यहां पर एक्सपांशन और नॉन एक्सपांशन दोनों आते हैं। तो एक्सपांशन में अपन क्या पुट करते हैं, कोई वैल्यू, PV वाली वैल्यू, ठीक है, तो PV हो जाएगा, ठीक, माइनस P एक्सटर्नल मत रख देना अभी, ठीक। तो फिर अपन ने ये वैल्यू को कैलकुलेट करा, बाकी का आपके सामने है। और ये वाले रिलेशन से अपन ने क्या पता चला, तीन चीजें, अगर एंट्रोपी जीरो है, एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो है, एंट्रोपी स्मॉलर देन जीरो है, तो क्या क्या फर्क पड़ेगा, यहां तक क्लियर, ठीक है। तो इसी के साथ यहां पर गिब्स फ्री एनर्जी के साथ आपका ये जो लॉ है, टोटल जो चैप्टर है वो खत्म होता है। अब एक छोटा सा लॉ आता है आप सभी के सामने, वो है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, मैं बता रहा हूं बस आपको। इसमें क्या है ना, देखो, द एंट्रोपी ऑफ एनी प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, क्या है, यहां पर एक प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है ये, ठीक, मान के चलो भैया ये क्रिस्टलाइन ही है ना, मेरी ड्राइंग पे मत जाना। चल, अब अप्रोचेस जीरो एज दी टेम्परेचर अप्रोचेस एब्सोल्यूट जीरो। अब अगर आपका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इक्वल है, जो एब्सोल्यूट आपका जो टेम्परेचर है वो एब्सोल्यूट वैल्यू तक पहुंच चुका है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बन चुका है। कब बनता है ये, एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसको कहते हैं, 0 केल्विन, 1 केल्विन, 2 केल्विन, 3 केल्विन, ऑप्शन आपके 5 में, ठीक है, एब्सोल्यूट के पास पहुंच चुका है। तो अब इसकी जो एंट्रोपी होगी, इसकी जो एंट्रोपी होगी वो इक्वल होगी जीरो के, ऐसा ये माना जाता है। कोई भी क्रिस्टलाइन, एकदम प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर एंट्रोपी जीरो माना जाता है, ऐसा है, ठीक है। इसका काम कब आया, एक बात बताओ, अगर आपको किसी की एंट्रोपी निकालनी है और आपको एक की एंट्रोपी पता है पहले से ही, ठीक है, तो मैं ये मान के चलूं, इसको मैं रेफरेंस की तरह यूज कर सकता हूं, ठीक है। मान के चलो आपको एक कैलकुलेट करनी है एंट्रोपी, कैलकुलेट करनी है आपको एंट्रोपी, तो आप क्या करोगे, इसका रेफरेंस ले लोगे, ये वाले इसका रेफरेंस ले लोगे, तो आपको क्या मिल जाएगी, कैलकुलेटेड वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, ये जो थर्ड लॉ है ये एक रेफरेंस की तरह है, जैसे कि आप सभी ने SHE पढ़ा था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो उसमें भी क्या होता था कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में उसका जो वोल्ट है या फिर EMF है, अपन उसको तो पहले ही जीरो मान लेते थे। तो अगर दूसरे का जो आ रहा है, पोटेंशियल आ रहा है, तो अपन उससे कंपेयर करके, क्योंकि वो तो जीरो ही होता, तो जो उतना पोटेंशियल आएगा वो इसका आएगा, समझ गए, ठीक है। तो ऐसे निकाला जाता है। जैसे कि आजकल अपने जो भी पेरेंट्स हैं, हमारे भी पेरेंट्स हैं, जो वो कंपेयर करते हैं ना कि शर्मा जी का लड़का, तो शर्मा जी उनके लिए रेफरेंस है, तो वहीं पे जो प्योर क्रिस्टलाइन है ना, ये भी रेफरेंस है, समझ गए। तो एंट्रोपी को रेफरेंस की तरह यूज करा जाता है, क्योंकि इसकी एंट्रोपी S इज इक्वल टू जीरो होता है। क्लियर, समझ गए। तो थर्ड लॉ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको आप ऐसे ही समझ लो कि क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर वार होती है, एंट्रोपी जीरो होता है। क्लियर, तो बस इसी के साथ थर्ड लॉ भी यहां पर खत्म होता है। तो हाँ जी, मैंने आपको बहुत सारे फॉर्मूलेज, डेरिवेशन भी करके दिखा दिए, जबकि डेरिवेशन तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है भी नहीं, है ना, लेकिन आपको बस पता तो होना चाहिए ना कि कौन सा कहां से आ रहा है, कौन सा रिलेशन कहां पर लगा। आप सभी के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है फॉर्मूले, और फॉर्मूले को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। इससे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर तो भाई ये है। तो इसी के साथ गिब्स फ्री एनर्जी के साथ आपका ये वाला जो
वीडियो है ये ख़त्म होता है, ये चैप्टर जो है वो आपका ख़त्म होता है। PYQs MPQ में अपन इसका करने वाले हैं क्या, न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि कैसे जो न्यूमेरिकल्स में वैल्यूज़ को पुट करा जाता है, कैसे आपको डील करना है क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो बस नोट्स बना के अच्छे से रखिए, तैयारी बहुत प्यारी रखिए, जिसमें जैसे ये आपको सामने अगर कोई बोल दे ना कि ये चैप्टर का ये क्वेश्चन है तो आपसे खट से बन जाए। ठीक, तो बस इसी के साथ ये वाला वीडियो होता है समाप्त। अब मैं मिलूंगा आपसे आने वाले वीडियो में, और मैं मिलूंगा वहाँ लर्नो फ्री है पर बेस्ट जहाँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।